नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 14 सितंबर 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स की न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आज के सेशन में डिस्कस करने वाले द हिंदू का। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यू दिल्लीज लीडर्स डिक्लेरेशन के बारे में। G20 लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन फाइनली साइन किया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब ये जो है यूनानिमस कंसेंसस से साइन किया गया फाइनली, जिसमें एड्रेस कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में किया गया है। और वो क्या क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इश्यूज है वो है रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो उसको लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड और फूड सिक्योरिटी। ये दीज आर द मेजर इश्यूज, बट ऐसे बहुत सारे और भी डिफरेंट अदर इश्यूज है जिसको इसमें हाईलाइट किया गया है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूक्रेन वॉर के बारे में। इसमें हाईलाइट किया था दैट यस, हर एक स्टेट, हर एक कंट्रीज़ को मस्ट एक्ट इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और साथ ही साथ हर एक कंट्रीज़ को रिफ्रेन करना चाहिए फ्रॉम थ्रेट्स और यूज़ ऑफ फोर्स। ग्रेन या फिर फूड या फिर एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में भी बोला गया है दैट कहीं ना कहीं वर्ल्ड को इंश्योर करना पड़ेगा दैट ग्रेन हो, फूड हो या फिर फर्टिलाइज़र हो, राइट, फ्रॉम द रशिया और यूक्रेन। उनके जो है उनमें मतलब उनके जो जैसे रशिया या फिर यूक्रेन में जो ग्रेन या फिर फूड की प्रोडक्शन हो रही है उसको दुनिया में जाने से रोका ना जाए। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोला जा रहा है क्रिएशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। एक वर्किंग ग्रुप बनाना पड़ेगा ऑन वुमेन एम्पावरमेंट जो क्या प्रायोरिटाइज करेगी जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट को और लीडरशिप को। यही नहीं, फूड सिक्योरिटी के बारे में भी बोला गया दैट G20 लीडर्स कहीं ना कहीं एक साथ आए हैं और उन्होंने प्रण लिया है दैट दुनिया से हम लोग हंगर को एलिमिनेट करेंगे और साथ ही साथ मैल न्यूट्रिशन को भी एलिमिनेट करेंगे। यही नहीं, हम लोग मेक श्योर करेंगे फूड सिक्योरिटी के सेक्टर में दैट कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़ रही है उनको भी रिड्यूस किया जा सके, और इससे फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रमोट किया जा सके। इकोनॉमीज एंड मार्केट्स को देखते हुए यहाँ पे बोला गया है दैट कहीं ना कहीं कमिटमेंट दुनिया ने दिया है दैट जी हाँ, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको हम लोग मेक श्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। ग्लोबल वैल्यू चेन है ना, इसमें क्लियरली बोला गया दैट एक जेनेरिक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिससे मैप करना पड़ेगा ग्लोबल वैल्यू चेन को, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई रिस्क करना पड़ेगा दैट क्या क्या रिस्क है ग्लोबल वैल्यू चेन से रिलेटेड। जैसे आपको पता होना चाहिए दैट कोविड के समय क्या हुआ था दैट क्योंकि वैल्यू चेन वॉज हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो इसीलिए हर एक देश चाइना के ऊपर निर्भर थे। बट कोविड के बाद दुनिया की आंखें खुली और दुनिया कहीं ना कहीं अपने जो वैल्यू चेन के ऊपर डाइवर्सिफाई कर रही है, और इंडिया ने इस मौके का फ़ायदा बहुत खूब उठाया है, और कहीं ना कहीं हम लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जिससे हम लोग मेक श्योर कर सके दैट दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा सके। दुनिया जो अभी चाइना के ऊपर निर्भर है डिफरेंट सप्लाई चेन के लिए, उससे हम लोग एक अलग सा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन ऑफ कमिटमेंट ऑन टू द ट्विन पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्स पैकेज, है ना। देखो, एक तो बोला गया ट्विन सिस्टम क्या है। अब देखो, एक तो क्या है ना दैट बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे गूगल, फेसबुक, ये लोग जो प्रॉफिट कमा रही है, इन लोग का प्रॉफिट को आराम से ये लोग डॉज कर सकता है। जैसे इंडिया से अगर कोई प्रॉफिट कमाए ना, स्टिल दे कैन मैनेज सो दैट दे विल नॉट बी प्रोवाइडिंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है देखो, एक तो प्रॉफिट एलोकेशन को प्रॉपर करना पड़ेगा। जैसे अगर वो इंडिया से अगर कुछ प्रॉफिट कमा रही है तो उसका एक शेयर इंडियन गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, और कुछ तो ऐसे कंपनीज है जो क्या कोई भी देश को कोई भी पैसा नहीं देती है। जैसे सोचो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जैसे कोड़ा, जैसे फेसबुक, राइट, कुछ तो देश में ये बिल्कुल ही टैक्स नहीं प्रोवाइड करवाती है, राइट। तो इसीलिए एक ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन के बारे में बात की जा रही थी, राइट। वैसे ही टेक्नोलॉजी के सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में बोला गया क्यों ना एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी होना चाहिए जो क्या शेयर करे बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंसेस, जिससे हम लोग हर एक देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट किया जा सके। और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट के बारे में चर्चा किया गया, ये बात किया गया क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स के बारे में।
बोला जा रहा है कि दुनिया को एक साथ आना ही पड़ेगा और एक जॉइंट रोड मैप बनाना पड़ेगा जिससे सपोर्ट किया जा सके एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी। ये एक ऐसा पॉलिसी होना चाहिए जिसको दुनिया भर की पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट करे, और ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ क्रिप्टो एसेट्स हमें होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड बोला गया है दैट कहीं ना कहीं हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा एफर्ट्स जिससे हम लोग फेज डाउन कर सके कोल पावर को, एंड एम हम कर सके टू ट्रिपल द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2030। हमें साथ ही साथ वी आर कॉलिंग फॉर एम्बिशियस ट्रांसपेरेंट एंड ट्रैकेबल क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स एज वेल, है ना। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा दैट आने वाले समय में 2030 तक, ऐसा बोला जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड बोला गया है दैट यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 6 ट्रिलियन रुपीज चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि हर एक कंट्री ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस तो दिया ही हुआ है। जैसे इंडिया में भी है, बताइए तो क्या है वो, पंचामृत गोल्स, है ना। पंचामृत गोल्स क्या है, ये नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ही तो है। हम भी तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें भी तो पैसे ज़रूरत है। तो बोला गया दुनिया भर में जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जिनको पैसे ज़रूरत है, वो है कितना, अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर 6 ट्रिलियन डॉलर। तो बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं ये रिकॉग्नाइज किया गया G20 कंट्रीज़ के द्वारा दैट जी हाँ 2030 से पहले ही 6 ट्रिलियन डॉलर तक जो है पैसे वो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को हमें देना पड़ेगा, है ना। और इंश्योर करना पड़ेगा दैट कहीं ना कहीं ये जो डेप्ट वल्नरेबिलिटीज़ है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उससे हमें निजात पाना पड़ेगा। जैसे अब बहुत सारे, जैसे श्रीलंका जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़, वो लोग डेप्ट में फंस जाते हैं, राइट। तो इससे जिससे वो वल्नरेबल सिचुएशन पड़े ही ना, इससे हम लोग को कुछ ऐसा मैकेनिज्म ग्लोबल बनाना पड़ेगा जिससे इससे लड़ा जा सके। हेल्थ के सेक्टर में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दुनिया G20 लीडर समिट में ये कमिट किया गया है दैट यस स्ट्रेंथन किया जाएगा ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को, जिससे अगर फ्यूचर में बाई चांस अगर कोविड काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाता है उससे कैसे लड़ा जा सके। और एम्फेसाइज किया गया ऑन बिल्डिंग अ क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम, है ना। एग्रीकल्चर ट्रांसपेरेंसी में बोला गया कहीं ना कहीं हम लोग फूड प्राइस वोलेटिलिटी को घटाने के लिए काम करेंगे, राइट। बायोफ्यूल्स इनिशिएटिव, इसमें बोला गया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है जो क्या प्रमोट करेगा बायोफ्यूल अडॉप्शन ग्लोबली को। यही नहीं, ये सपोर्ट कर रहा है इंडिया के बायोफ्यूल प्रोग्राम को भी, जैसे PM जीवन योजना, गोवर्धन स्कीम, है ना। तो ये सब कुछ स्कीम्स है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के बारे में भी बात किया। जी हाँ, पहली बार G20 में बोला गया है दैट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स होने चाहिए। कुछ अगर मेजर आउटकम्स देख लीजिएगा G20 समिट के, वो क्या क्या है, एडमिटेंस ऑफ अफ्रीकन यूनियन। जी हाँ, अभी G20 जो है G21 हो चुका है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन हैज़ बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। तो G20 हैज़ बिकम नाउ G21, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात में करें तो यस, ये एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है जो क्या बायोफ्यूल को ग्लोबली प्रमोट कर रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो क्या कनेक्ट कर रहा है इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ। देखो अभी तक क्या था, अभी तक था ना सेंट्रल एशियन कॉरिडोर था, है ना, जो कि हम लोग ईरान से जा रहे थे यूरोप तक और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक। बट अभी जो है हम लोग आपका जाकर इधर से जाएंगे, सऊदी अरब से होकर अल्टीमेटली इसराइल से होकर मेडिटेरेनियन से होकर सीधा यूरोप तक, समझ रहे हो। तो वो क्या है, वही है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में बात की गई है। इंडिया मर्कोसुर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। और कहीं ना कहीं इस मेजर आउटकम ऑफ G20 समिट ये भी था दैट अभी जो चेयरमैनशिप था इंडिया का, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र किया है टू ब्राज़ील, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है, हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के बारे में, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेयर किया था फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2019 को। और इसका एम क्या था, एम था कि दोनों देशों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उसको बढ़ाना है। किस किस सेक्टर में, इसके लिए 2 पिलर्स हैं, एक तो है कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, और दूसरा है कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों सेक्टर में कहीं ना कहीं दोनों देश एक साथ आगे आएंगी और एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगी। और रीसेंट मीटिंग के दौरान इंडिया और सऊदी अरेबिया ने कमिटमेंट दिया है दैट आने वाले समय में 50 बिलियन वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट और आइडेंटिफाई किया है बहुत सारे एरियाज जैसे एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस। इसमें इंटेंसिवली दोनों कंट्रीज आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करेगी, इंडिया और सऊदी अरेबिया।
वैसे ही हम लोग बात करेंगे वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत एशिया का लार्जेस्ट रिफाइनरी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सेटअप किया गया है, और ये ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है बिटवीन अरामको, सऊदी अरेबिया का, यूएई का एक ऑर्गेनाइजेशन है एडीएनओसी, और इंडियन कंपनीज के बीच में। नेक्स्ट द हिंदू का ये न्यूज़ आर्टिकल था जहाँ पे बात की जा रही थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। एक रिपोर्ट होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का, हर साल यही लोग पॉलिटिक्स ऑफ में क्रिमिनलाइजेशन कैसा है उसके बारे में बात बोलती है, राइट। एंड इस बार भी यस एक स्टडी कंडक्ट किया गया था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के द्वारा तो किया ही गया था, बट साथ ही साथ नेशनल इलेक्शन वॉच के द्वारा भी किया गया था, जिसके तहत रिवील किया जा रहा है दैट अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द सिटिंग मेंबर जो है ना पार्लियामेंट का, दे हैव क्रिमिनल केसेस जो कि रजिस्टर्ड हुए उनके खिलाफ, एंड विद इन जिसमें 25% जो है दे फेस सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, जैसे वो लोग तो मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये सब फेस कर रहे हैं। यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे भी रिपोर्ट्स थे जिसमें हाईलाइट किया गया एवरेज एसेट किस किस कंट्रीज़ के एमपीज़ के द्वारा, किस किस स्टेट्स के एमपीज़ के द्वारा है। तो देखा गया तेलंगाना के जो स्टेट एमपीज़ हैं उनके पास हाईएस्ट एवरेज एसेट है पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट वहीं पर लक्षद्वीप जो है ना वहाँ पर लोएस्ट एसेट है पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे जो कि हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस किया। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में विद न्यू सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।